नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मसाले वाली फसलों में धनिया की खेती हमारे राज्य में बहुत से किसान भाई करते हैं और जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उनको इसकी खेती करते समय कुछ जरूरी बातों जैसे कि उन्नत प्रजातियों का चुनाव, खेत की तैयारी, बुआई विधि, खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग आदि बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि किसान भाई अक्सर इन्हीं बिंदुओं पर चूक कर जाते हैं। तो आप किस तरह से करें धनिया की बुआई, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पीबी शर्मा। किसान भाइयों, धनिया अपने मध्य प्रदेश और देश की प्रमुख मसाला फसल है। इसकी बुआई का समय चल रहा है। धनिया फसल से अधिकतम लाभ लेने के लिए जो प्रमुख बिंदु हैं उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले किस्मों के चुनाव के ऊपर जाते हैं। तो जो धनिया की मुख्य किस्में हैं उनमें सिम्पो S33, JD1, गुजरात धनिया 2, RCR 41, RCR 446, जो भी उन्नत किस्में हैं इनको आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने धनिया की अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं धनिया की खेती के लिए भूमि का चयन और खेती की तैयारी के बारे में। धनिया की बुआई के लिए मुख्य रूप से आप ये देखें कि 2 से 3 सिंचाई आपके पास उपलब्ध हों और मिट्टी हल्की, दोमट या भारी मिट्टी में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। बोनी करने के लिए खेत अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, पलेवा दे के मिट्टी भुरभुरी हो। किसान भाइयों, धनिया की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए एक बार हैरो से जुताई करने के बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद पाटा लगा देना चाहिए। जुताई से पहले 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर खेत को तैयार कर लेना चाहिए और संतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग की एक विशेष भूमिका रहती है। उर्वरकों की कितनी मात्रा का प्रयोग कब और कैसे करें, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। उर्वरकों की बात जहाँ तक है, धनिया के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम स्फूर और 20 से 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा पहली सिंचाई के समय, जो कि लगभग 30-35 दिन की अवस्था में करते हैं, उस समय शेष नाइट्रोजन की मात्रा देना चाहिए। किसान भाइयों, धनिया की फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए आप बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए धनिया की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं। देखना यह है कि बीज की अंकुरण क्षमता अच्छी हो, 80-90% कम से कम होना चाहिए। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसको आप दाल बना लें, यानी एक बीज के 2 टुकड़े दाल बना लेते हैं और रोग निरोधक दवाओं जैसे कार्बनडाजिम 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके इसकी बुआई करते हैं। यहाँ मैं एक प्रायोगिक सलाह देना चाहूँगा कि धनिया की बुआई के 24 घंटे पहले इस बीज को आप पानी में गीला करके रख दें 24 घंटे के लिए, तो अंकुरण प्रतिशत काफ़ी अच्छा मिलता है। बुआई के लिए आप ट्रैक्टर से कतारों में ही बुआई करें। छिटकवा पद्धति से बुआई करने में अंकुरण प्रतिशत कम मिलता है और समान रूप से फसल की जो पौध संख्या है वो खेत में समान नहीं मिलती है और कई बार कृषि क्रियाओं में भी बाधा आती है, जो कि 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें होती हैं और पौधे से पौधे का अंतर 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच आ जाता है, तो काफ़ी अच्छी फसल आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, धनिया की फसल का उचित विकास हो इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई कैसे करें, आइए जानते हैं। धनिया की फसल में जो देखने की चीज़ है खरपतवारों की स्थिति है। प्रारंभिक अवस्था में जब आप बोनी करते हैं उस समय आपको लगता है कि हमारे खेत में खरपतवार ज़्यादा आते हैं, तो पेंडिमेथालिन जो नीलानाशक है 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से खरपतवारों के अंकुरण के पहले छिड़काव करना है,
फसल और खरपतवार दोनों के उगने के पहले इस दवा का छिड़काव आपको करना है। देखें ये कि भूमि की सतह के ऊपर पर्याप्त नमी हो, तब ये खरपतवार नाशक प्रभावी होगा। दूसरी जो निंदाई है या जिसको कहें कि कतारों के बीच में गुड़ाई भी आप कर सकते हैं हैंड हो से या हैंड व्हील हो से, ये आपको 30 दिन की अवस्था में करना है, तो फसल खरपतवारों से मुक्त रहेगी। प्रबंधन में दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे सिंचाई के लिए, यदि आपको लगता है कि नमी की थोड़ी आवश्यकता है, कमी है, तो आप अंकुरण के बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद दूसरी सिंचाई आपको 30 दिन की अवस्था में करना है और तीसरी सिंचाई जब फसल 60-65 दिन की हो जाती है उस समय करना। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने फूलगोभी की नर्सरी डाली थी, उनकी पौध रुपाई के लिए तैयार है। तो वो तैयार पौध की रुपाई करने के लिए खेत तैयारी से लेकर रुपाई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करें, तभी उन्हें आगे चलकर फसल से फूलगोभी की अधिक पैदावार भी मिलेगी। तो फूलगोभी की तैयार पौध की रुपाई किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ रतनदीप सैनी से। किसान भाइयों, गोभी की फसल आप लगाते ही हैं ज़्यादातर किसान भाई, और गोभी की फसल में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो स्थिति बनती है वो होती है किस्मों का चयन वाली बात होती है। तो किस्मों की चयन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूसा सिंथेटिक है और इसके अलावा पूसा शुभ्रा है। इसके अलावा संकर किस्मों की बात यदि करें, माघी है, प्रिया है, प्रीति है, पूनम है, स्वाति है, पूसा हाइब्रिड 2 है, पूसा स्नोवाल 1 और 2 आती है, स्नोवाल 16 है। तो इस तरह से बहुत सारी किस्में बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनके पौध अच्छी तरह से लगा के नर्सरी में तैयार करके खेती की जा सकती है। फूलगोभी की खेती के लिए भूमि चयन की बात करें तो इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु अच्छी जल निकासी वाली दोमट या बलुई दोमट भूमि जिसमें जीवांश की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो, काफी उत्तम होती है। खेत की तैयारी में इसकी खेती के लिए अच्छी तरह से खेत को एक बार हैरो से जुताई करने के बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। खाद एवं उर्वरक की बात करें तो फूलगोभी की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए खेत में पर्याप्त मात्रा में जीवांश का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए खेत में 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को रुपाई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व खेत की तैयारी के समय अच्छी तरह मिला देना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होती है। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा एवं फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जुताई या पौध रोपाई से पहले खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। अब रही बात शेष नाइट्रोजन की मात्रा जो देना है, उसको किसान भाई अपने खेत में पहली रोपाई करने के 20 से 25 दिन में, फिर उसके बाद जब 20-25 दिन बाद जब दूसरा पानी लगा ले और फिर उसके बाद दें। तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से नाइट्रोजन तत्व यूरिया के माध्यम से 2 भागों में रोपाई के बाद देना चाहिए, जिससे समय अनुसार उसकी उपलब्धता हो जाती है और उसकी पूर्ति भी पौधे प्रति पौधे को अधिकतम हो पाती है। ये ध्यान रखना है। गोभी की जो फसल है इसके पौध काफ़ी मुलायम होते हैं, तो इसकी जड़ें कम से कम टूटें, इस बात का सुनिश्चित होना चाहिए। और टूटी हुई जड़ों से रोगों का प्रादुर्भाव, खासकर फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव होता है, तो अच्छा होगा इसको कार्बेंडाजिम 50 WP के 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल बनाए घोल में कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक रखें। उसके बाद आपको रोपाई तैयार खेत में करनी है। तो खेत में लगाना है तो विशेष ध्यान देने वाली बात है कि कतार से कतार की दूरी, जो हम गोभी के
पौधों को लगाएंगे वो 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी हम 30 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर तक रखेंगे। ऐसा करने पर प्रत्येक पौधे के बढ़वार सुचारू रूप से होती है। प्रति पौधा फूल का आकार और उसका वजन अधिकतम होता है और प्रति पौध अधिकतम पैदावार हम ऐसी स्थिति में लेके कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलगोभी के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए तथा खेत में जल भराव न हो, इसके लिए खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। तो सिंचाई करने के साथ साथ जो खेत में कचरा होता है, कचरे के जो बीज होते हैं वो भी उगना शुरू होते हैं। तो इसलिए निराई गुड़ाई करके खरपतवार मुक्त खेत को रखें, ये ध्यान रखना है। आजकल फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी है, वहीं दूसरी जानिब प्राप्त उत्पादों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं हो रही है। इसी कारण अब ये जरूरी हो गया है कि मृदा में जैविक खादों का प्रयोग किया जाए। तो जैविक खादों में आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की। तो किसान भाई अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार करें, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। वर्मी कंपोस्ट आज के समय में क्योंकि जिस तरह से खेतों में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारे खेत की जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी शक्ति कम होती जा रही है। हम वर्मी कंपोस्ट के द्वारा बिना लागत के, बिना इसमें कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है, हम इसको तैयार कर सकते हैं और खेतों में इसको डाल सकते हैं, जिससे भूमि की जो हमारी उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। केंचुआ खाद को तैयार करने के लिए करीब 70 से 90 दिन का वक्त लगता है तथा इसमें पोषक तत्व भी बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों के पास तो जानवर होते ही हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो। इसका जो कच्चा गोबर होता है वो हम इकट्ठा करते हैं और कच्चे गोबर में करीब 50% कच्चा गोबर लेते हैं और उस 50% ही हम वेस्ट मटेरियल, जैसे हमारे पास भूसा है, खेतों में कनक का हो, गेहूं का हो या फिर पैडी का हो, हम इसका जो भूसा होता है या उसको हम 50% इकट्ठा करते हैं। घास फूस है या सड़ी गली पत्तियां हैं, उनको हम 50% रखते हैं, 50% हम कच्चा गोबर रखते हैं। केंचुआ खाद बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हम जो पिट बनाते हैं वो कम खर्चे में हो या कम लागत की होनी चाहिए। उसके लिए 2 फीट हाइट होनी चाहिए। कई बार ये भी होता है कि आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकें। हालांकि आजकल हर स्टेट्स में, चाहे यूपी लीजिए, हरियाणा लीजिए, बिहार लीजिए, आंध्रा लीजिए, आपका महाराष्ट्र लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, हर स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स की सब्सिडी है कि किस तरह से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इस पे किसान भाइयों को सब्सिडी भी मिलती है। वो चाहें तो अपने जो उनके जिला उद्यान अधिकारी हैं वहाँ पे संपर्क करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। किसान भाई 1 क्विंटल के लिए 250 ग्राम केंचुए का प्रयोग कर सकते हैं। केंचुए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन केंचुआ खाद तैयार करने के लिए सीनिया पीढ़ी का केंचुआ सबसे उत्तम नस्ल का होता है, जो बहुत ही कम समय में उत्तम खाद तैयार कर देता है। केंचुए हमेशा अंधेरे दिशा में जाते हैं, इसलिए जब हम गोबर की खाद और वेस्ट मटेरियल 50% मिला के उसमें पानी डालते हैं तो कच्चा गोबर गर्म होता है। वो उसकी गर्मी को शांत करने के लिए 3 से 4 दिनों तक हमें डेली उसमें पानी डालना पड़ता है। जैसे ही आप हाथ डाल के नीचे देखेंगे, गर्मी जब कम हो गई, फिर उसमें हम केंचुए को रिलीज करते हैं। जब हम केंचुआ डालेंगे तो केंचुए की संख्या पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर आपके पास केंचुओं की संख्या कम है, ये बरसात के मौसम में इसी जुलाई अगस्त में आप शुरुआत अगर करेंगे तो आपको कम केंचुआ लेना पड़ेगा और इनकी जो ब्रीडिंग है, इनमें जो प्रजनन होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है, जिससे इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए केंचुआ रिलीज करने के बाद इसको हम बोरे से ढक देते हैं। बोरे से ढकने के पीछे एक तात्पर्य ये होता है कि इसकी जो नमी है वो जल्दी ना उड़े, दूसरा अंधेरा बना रहे। तो ये स्पीसीज हमारी जो केंचुए की है, ये आइसेनिया फोइटिडा करके है।
तो ये नीचे की तरफ जाती है, यानी ऊपर से फीड करते हुए नीचे की तरफ जाती है। जब ये ऊपर कंपोस्ट को खा के तैयार कर लेती है तो हम ऊपर से इकट्ठा करके एक हीप बना लेते हैं और हीप से केचुए अंधेरे की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे, ये हीप से हम इसको बैग में रख सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारा छोटा किसान है, छोटा किसान भाई है, वो भी इसको तैयार कर सकता है बहुत कम एरिया में, और इसका ऊपर से सेट बना सकते हैं कि इसको हम बना के छोटे छोटे पैकिंग करके बेच भी सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। कुछ स्थानों पर सोयाबीन की फसल कटाई योग्य तैयार हो गई है, इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की फलियों के चटकने से होने वाले नुकसान को बचाने तथा वर्षा से सोयाबीन की बीज की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र सोयाबीन की फसल की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर तारपोलिन से ढक कर रखें। सोयाबीन की थ्रेसिंग के उपरांत बीजों को 10 से 12% नमी रहने तक सुखाएं। इसके बाद सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। इस समय धान की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आँख या नाव के आकार के समान चौड़े होने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में इस समय जीवाणु झुलसा रोग एवं शीत ब्लाइट रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है। ऐसे में खेत से जल निकास की उचित निकासी करें एवं पोटाश 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय अधिकांश जगहों पर उड़द, मूंग एवं सोयाबीन की फसलें पककर तैयार हो गई हैं, अतः इनकी कटाई का काम करें। इनकी कटाई गहाई करते समय मौसम का विशेष ध्यान रखें। यदि वर्षा होने की संभावना हो तो कटाई गहाई का काम ना करें। वर्तमान समय उतेरा की फसल लेने के लिए उपयुक्त है, इसलिए जो किसान भाई उतेरा फसल लेना चाहते हैं वे अभी धान की खड़ी फसल में तिवड़ा, अलसी और मसूर की खेती कर सकते हैं। इसके लिए धान की परिपक्व फसल में बीजों को छिड़क कर बोएं। रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी करें। इस समय ट्रैक्टर चलित रोटावेटर तथा कल्टीवेटर का प्रयोग कर खाली खेतों में उथली जुताई करें। इस समय कुल्थी, मूंग, उड़द, तोरिया, सूरजमुखी एवं चारे वाली फसलों की बुआई किसान कर सकते हैं। टमाटर, भटा, मिर्च एवं शिमला मिर्च के पौधों को लगाने की तैयारी करें एवं लगाने के पूर्व पौधों को थायरम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों को उपचारित अवश्य करें। शीतकालीन गोभी वर्गीय सब्जियां जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी एवं गांठ गोभी की किस्मों का चयन कर नर्सरी डालें। इस समय गेंदा में फूल आने का समय है, अतः बाजार भेजना सुनिश्चित करें। सेवंती एवं ग्लैडियोलस के पौधों को लगाने का उपयुक्त समय है एवं रजनीगंधा की फसल में खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी है। फल वृक्षों जैसे संतरा, अमरूद आदि को वर्षा काल समाप्त होने की स्थिति में अपने बगीचों में पौधों पर बोडो पेस्ट या बोडो मिश्रण 1% के घोल का छिड़काव करें। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आवागमन की उचित व्यवस्था करें। साथ ही पशुशाला को सप्ताह में एक बार फिनाइल के घोल से अवश्य धोएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम राजापुर, जिला रतलाम के किसान हरिशंकर बघेल ने। आप बकरियों को खुरपका, मुंहपका और आफरा रोग से बचाने के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो हरिशंकर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। FMD खुरपका मुंहपका बीमारी, ये बीमारी भी विषाणु जनित छूत का रोग है तथा बहुत जल्दी एक रोगग्रस्त जानवर से दूसरे जानवरों में फैल जाता है। इस रोग से ग्रस्त जानवरों के मुंह, जीभ, होंठ व खुरों के बीच की छाल में फफोले पड़ जाते हैं। भेड़ बकरी को तेज बुखार आता है तथा उनके मुंह से लार टपकती है। भेड़ बकरियां लंगड़ी हो जाती है। मुंह व जीभ के अंदर छाले हो जाने से भेड़ बकरियां घास नहीं खा पाती व कमजोर हो जाती हैं। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले रोग से ग्रस्त जानवरों को अन्य जानवरों से अलग करना चाहिए। बीमार भेड़ बकरियों का इलाज जैसे मुंह के छालों में बोरोग्लिसरीन लगाएं और खुरों की सफाई लाल दवाई या नीले थोथे के घोल से करनी चाहिए तथा पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार 4-5 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं। प्रत्येक जानवर को 6 महीने के अंतराल के दौरान रोग से रोकथाम हेतु टीकाकरण करवाना चाहिए। बकरियों का पेट फूल जाना गांव में एक बहुत ही साधारणता बीमारी है, लेकिन अगर हम इसका ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी बकरियां मरती हैं। खास करके उस समय जब आपके यहाँ भोज का प्रबंध हो रहा हो, अनाज बहुत ज़्यादा बकरियां ज़्यादा खा ले, उसमें ये अफरा का केस आपको बड़े पैमाने पर मिलता है और अचानक बकरियों का पेट फूल जाता है और बकरियां मर जाती है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप बकरी पालक हैं तो कुछ दवाएं आपको तुरंत अपने घर में रखनी चाहिए। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि टिम्पॉल पाउडर मार्केट में मिलता है, आप 30 ग्राम कोई पानी में घोल करके और आप पिलाएँ। बकरियों का जब अफरा की बीमारी हो और आप ज़्यादा परेशानी हो तो बकरियों को एक साइड दीवार के सटा दें और उसको पूरा लेटने नहीं दें, नहीं तो ये बहुत जल्दी बकरियां मरती हैं, जो हम लोगों ने नोटिस किया है। तो लेटा देने के बाद आप क्या करें, रखे होंगे कि बाएं तरफ एक फ्लैंक रीजन होता है, एक 18 नंबर की मोटी निडल भी आप घर में रखें और तुरंत अविलंब उसमें आप प्रिक करें, देखिए कि तुरंत गैस बाहर आ जाएगी। और घर में खाने वाला आप सोडा रखते हैं, 10 से 12 ग्राम 20 ml पानी में मिलाकर सीधा निडल से सीधे बकरियों के पेट में उसी निडल से इंसर्ट करें। तो आप साथ में 1.5 ml से 2 ml आप एविल का प्रयोग करें। तो आप घर में ये टिम्पॉल पाउडर है, खाने वाला सोडा है, आप नहीं रखेंगे। जब आप बाजार लाने जाएंगे तब तक आपकी बकरियां देखेंगे मर जाती हैं। तो ये 2 दवा तो आप अवश्य रखें। किसान भाइयों, अगर इतनी बातों को अगर आप जहन में रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको बकरी पालन में कहीं से कोई कठिनाई उत्पन्न हो। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।